students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7th Civics chapter 1st Inequality part 3rd. लास्ट के 2 लेक्चर वीडियोस में हमने कांता की कहानी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि कांता के साथ उसके गरीब होने के आधार पर भेदभाव किया गया। उसके पश्चात हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी। उन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जूठन में अपनी कहानी दी थी, जिसमें हमने देखा कि एक छोटे बच्चे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके जातिगत कारणों से, उसके निम्न जात के होने कारण, लोअर कास्ट के होने कारण भेदभाव किया गया। उससे स्कूल में झाड़ू लगवाया गया। तीसरी कहानी हमने देखी मिस्टर मिसेस अंसारी की, जिनमें हमने देखा कि उनके मुस्लिम होने के कारण किसी ने उन्हें किराए पर अपार्टमेंट नहीं दिया। ठीक है, यानी धार्मिक कारणों से उनके साथ भेदभाव किया। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गरिमा का मूल्य। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. अब तक आप समझ ही गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति में हुआ है, या वे किस लिंग के हैं, या उनका धर्म क्या है, या वे उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धार्मिक कारणों से हुआ। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they are treated. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा या उनके सम्मान को ठेस पहुंची। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and comforted the teachers. ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, बल्कि उनसे कमतर हैं, उनसे निम्न हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में बहुत कुछ नहीं कर पाए, परंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion.
जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से मना कर दिया तो उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य व्यक्तियों को मिलती है। Equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognizes every person as equal. भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। This means that every individual in the country, including male, female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति या धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। This is not to say the inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में तो हम सभी व्यक्ति के साथ समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. जहाँ पहले जनरली इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ये तो नहीं कह सकते कि असमानता टोटली खत्म हो गई है और सभी को जो है समानता प्राप्त हो गई है, लेकिन हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब सिद्धांततः जो है समानता की बात कर दी गई है। और जहां पहले लोगों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब लोगों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए कानून का निर्माण हो चुका है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the constitutions. First, that every person is equal before the law. समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, had to obey the same laws. इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक को सभी को एक जैसे ही कानून का पालन करना है। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश,
जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। थर्ड, एवरी पर्सन्स आर एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, shops, markets. All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats. तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ जो प्रोविजन हमारे संविधान में है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past. भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार किया गया, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। One of the steps taken by government includes the mid-day meal scheme. इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मिड डे मील जो योजना है वो 1995 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है और यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, क्योंकि कई बार जो है अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम मिड डे मील योजना अपने यहाँ लागू की, तो तमिलनाडु राज्य आंसर हो जाएगा। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड all state governments to begin this program in their schools within 6 months. 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। This program has had many positive effects. इस प्रोग्राम के बहुत से
सकारात्मक प्रभाव रहे। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mother, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. जनरली पहले शिक्षकों की शिकायत होती थी कि बच्चे दोपहर का भोजन करने के लिए घर जाते थे और उसके बाद जो है वो दोपहर के बाद स्कूल ही लौट के नहीं आते थे, परंतु अब मिड डे मील योजना लागू हो जाने से बच्चों को मध्याह्न का भोजन स्कूल में मिलने लगा, जिससे उनकी अटेंडेंस में, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों या जातिगत भेदभाव को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में उच्च जाति और निम्न जाति के बच्चे साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and can't concentrate because their stomachs are empty. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अब भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequal. इसके अलावा आज भी भारत में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. इन बच्चों को ऐसी स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। One of the main reasons for this
is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that person attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one is which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी व्यक्ति कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। Issues of equality in other democracies, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues to be the key issues around which communities struggle. सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के लिए संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में लोग समानता के मुद्दे पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। So for example, in the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अमेरिकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। Despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equally through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus and get up from their seat whenever a white person wished to sit. जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ मतलब अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के पीपल रहते हैं, अफ्रीकी ओरिजिन के पीपल हैं, उनके साथ जो है कलर के आधार पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और उन्हें जो है कानून में समान भी नहीं माना जाता था। उदाहरण के लिए
बस से यात्रा, यहाँ पर जो है एक लेडी है रोजा पार्क्स, उनकी कहानी दी गई है। 1 दिसंबर की घटना है। रोजा पार्क्स जो है काम करके घर लौट रही थी और वो बस में अगली सीट पर बैठ गई। यात्रा करते समय बीच में कोई गोरा आदमी यानी जो है कोई अमेरिकन पीपल उस बस पे चढ़ा। और जनरली ऐसा होता था कि जब कोई अमेरिकन पीपल आता था या गोरा बंदा आता था तो जो अफ्रीकन बंदे होते थे उन्हें तुरंत उठकर पीछे बैठ जाना होता था। लेकिन रोजा पार्क्स वहाँ से नहीं हटी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और इसी घटना के कारण वहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट हुए। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discriminations on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 के अनुसार नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी जो अफ्रीकी ओरिजिन के बच्चे हैं वो अब हर किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें अलग से स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए खोले गए थे। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इतने जो है रूल्स बनाने के बावजूद भी जो अफ्रीकी ओरिजिन के बच्चे हैं वो ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां पर फैसिलिटीज़ कम हैं और जहां पर कम योग्यता वाले टीचर्स हैं। जबकि जो गोरे अमेरिकन पीपल्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जिनकी फीस बहुत हाई है, जहां फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर हमारे निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। Now, except from Article 15 of Indian Constitution, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. First, the state shall not discriminate against any citizens on ground only the religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment or the use of wells,
tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds are dedicated to the use of the general publics। अर्थात इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, या जो है ऐसे तालाब, ऐसे स्नानाघाट, ऐसी सड़कें या ऐसे सार्वजनिक समागम के स्थल या ऐसे कुएं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनवाए गए हों या फिर जो है अंशतः गवर्नमेंट द्वारा बनवाए गए हों, किसी भी व्यक्ति को उनका यूज करने से इन आधारों पर, मतलब धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर या अदर आधार पर नहीं रोका जाएगा। और इस संबंध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये जो आर्टिकल 15 है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली सिंपल सा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों तथा किसी भी व्यक्ति को जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट हैं, मनोरंजक स्थल हैं या होटल्स हैं, शॉप्स हैं, उनमें प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जितने भी सरकारी ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं या बाथिंग टैंक्स हैं या फिर जो है सरकारी रिसोर्ट है, समाज या जो है तालाब हैं, उनका यूज़ करने से भी नहीं रोका जाएगा। मतलब इन जो है 5 जो बेस हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, इनको ध्यान रखना है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आज, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक आपको याद रखना है सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। दूसरा याद रखना है आर्टिकल 15 और तीसरा याद रखना है मिड डे मील योजना, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो ये चीज़ें आज के इस लेक्चर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Similarly, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही हर देश में कुछ ऐसे व्यक्ति और समुदाय होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in the democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। नाउ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है वो है उसकी ग्लॉसरी, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं
ग्लॉसरी मतलब जो इस चैप्टर की महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। फर्स्ट है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के वो सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, उनका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, उनकी प्रजाति कुछ भी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का सेम राइट्स है, इक्वल राइट्स है। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। जनरली डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट या गरिमा। कॉन्स्टिट्यूशन यह वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले रूल्स और रेगुलेशंस का संग्रह होता है। नाउ सिविल राइट्स मूवमेंट एक आंदोलन था जो कलर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ किया गया था। इसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को खत्म करके समान अधिकारों की मांग की थी। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। नाउ टुडेज क्वेश्चन, नेम द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।